हेलो एग्जाम फाइटर्स, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम में आंसर लिखने का सही तरीका क्या होता है। बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छी प्रिपरेशन करके जाते हैं, अपना सारा कंटेंट तैयार करके जाते हैं, बट एट द एंड उनको मार्क्स थोड़ा सा कम मिलते हैं जितनी कि उन्होंने एक्सपेक्ट कर रखी होती है। तो कई सारे बच्चों को क्योरी रहती है कि मैंने तो लिखा सारा था बट मुझे एग्जाम में नंबर क्यों नहीं मिले। तो देखो, आपको एग्जाम में नंबर मिलने का चांस इस बात पे डिपेंड करता है कि एग्जामिनर आपका आंसर देख के कितना खुश हुआ। मींस कि आप एग्जामिनर पे अपना इंप्रेशन जमा पाए कि नहीं जमा पाए, यानी कि आप एग्जामिनर को आपका आंसर पसंद आया कि नहीं पसंद आया। तो फिर आंसर लिखने के कुछ टिप्स हैं, कुछ हैक्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं जो कि मैं इस एग्जाम में आपको बताने वाला हूं, जिससे कि आपका बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 जितने भी 10th के बच्चे हैं, 12th के बच्चे हैं, उनका बहुत अच्छा जाए। ओके, तो वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहां पे कुछ टिप्स लिख रखी हैं, एक एक पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है 1 मिनट। सबसे पहले यहां पे लिखा हुआ है स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम द इजी पार्ट। मींस आपको आपका एग्जामिनेशन उस पार्ट से स्टार्ट करना है जो कि बहुत ज्यादा इजी हो। इजी मतलब कि आपके लिए इजी हो, मतलब कि जो पार्ट, जैसे कोई भी एग्जामिनेशन पेपर है वो सेक्शन में डिवाइड होता है, सेक्शन ए होता है, सेक्शन बी होता है, सी होता है। तो आपको ए बी सी सेक्शंस में से जो सेक्शन बहुत अच्छे से आता है आप सबसे पहले वो सेक्शन स्टार्ट करो। क्यों? क्योंकि जब एग्जामिनर आपकी कॉपी देखेगा, अगर शुरुआत में ही आपको उसको आपकी कॉपी में गलती मिल गई तो उसके माइंड में एक क्राइटेरिया सेट हो जाएगा कि ये बच्चा थोड़ा सा गलत कॉपी में लिख रहा है। बट अगर आप उस सेक्शन से करते हो जो आपको बहुत अच्छे से आ रहा है तो एग्जामिनर को लगेगा बच्चा पढ़ने में अच्छा है। उसके बाद आगे अगली ट्रिक हमारी लिखी, राइट योर आंसर्स हेडिंग वाइज। आपको अपने आंसर्स को हेडिंग वाइज लिखना है, लेकिन ये ट्रिक केवल लॉन्ग आंसर के लिए। किसके लिए? लॉन्ग आंसर के लिए। मींस अगर आपको कोई लॉन्ग आंसर लिखना है एग्जाम में तो आपको उसे हेडिंग में लिखना होगा। किस में लिखना होगा? हेडिंग में लिखना होगा। जैसे कि हमारे साइंस का एग्जाम होता है, एसएसटी का एग्जाम होता है ना, ऐसे वगैरह आपको इंग्लिश हिंदी में लिखना होता है, तो फिर आप कोशिश करो कि उसको हेडिंग्स में लिखो। अब सवाल ये उठता है हम हेडिंग में क्यों लिखें? क्योंकि देखो, एग्जामिनर को एक दिन में बहुत सारी कॉपी चेक करनी होती है। समझ रहे हो मेरी बात को? एग्जामिनर जो होता है उसको एक दिन में कई सारी कॉपी चेक करनी होती है, यानी कि वो एक कॉपी पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करता है। वो आपकी कॉपी बस देखेगा, एनालाइज करेगा और आपको उस बेसिस पे मार्क्स दे देगा। यानी कि आपने आंसर स्टार्ट किया, आंसर नंबर ए बी सी जो भी है, उसके बाद आपने क्वेश्चन का टाइटल डाला कि हम इस टॉपिक पे आंसर लिख रहे हैं, और आप जब अपने आंसर को हेडिंग वाइज रिप्रेजेंट करोगे तो एग्जामिनर जब देखेगा, अच्छा ये टाइटल पड़ा हुआ है, ये हेडिंग है, ये हेडिंग है, ये हेडिंग है, यानी कि वो हेडिंग देख के ये ऑब्जर्व करेगा कि आपने क्या कंटेंट अपनी कॉपी में लिख रखा है, जिससे कि आपको मार्क्स मिलने के चांस थोड़ा सा बढ़ जाएंगे। अगली ट्रिक हमने लिख रखी है, अगला हमारा तरीका लिखा है राइट योर आंसर 1 मिनट, राइट योर आंसर पॉइंट वाइज। आपको अपना आंसर पॉइंट वाइज लिखना। ये पॉइंट वाइज वाली ट्रिक शॉर्ट आंसर के लिए, कभी कभी लॉन्ग आंसर के लिए भी स्टिक कर जाती, बट ज्यादातर आपको शॉर्ट आंसर्स को पॉइंट में लिखना। देखो, शॉर्ट आंसर होते हैं छोटे। कैसे होते हैं? शॉर्ट आंसर छोटे होते हैं, यानी कि उसमें बहुत ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं लिखना होता है। तो एग्जामिनर आपके शॉर्ट आंसर को पढ़े, उसे अच्छा लगे, तो आपको कैसे लिखना है? अगर कोई हेडिंग डाली जा सकती है, मींस कि अगर कोई हेडिंग टाइप का क्वेश्चन आया है तो आप हेडिंग मेंशन कर दोगे, अदरवाइज टाइटल है तो टाइटल मेंशन कर देना, या कोई दिक्कत नहीं। आंसर नंबर आप डालोगे XYZ जो भी। देन जब आप अपना आंसर पॉइंट वाइज लिखोगे, कैसे लिखोगे? जब आप अपना आंसर पॉइंट वाइज लिखोगे, पॉइंट टू पॉइंट लिखोगे, तो एग्जामिनर देखेगा एक पॉइंट लिखा, गैप, एक लाइन छोड़ दी आपने, फिर अगला पॉइंट, एक लाइन छोड़ दी, फिर अगला पॉइंट, तो एग्जामिनर को देखने पे थोड़ा सा अच्छा लगेगा और आपके मार्क्स मिलने के चांस ना बढ़ जाएंगे। अगला मेथड लिखा हुआ है 1 मिनट, यूज डायग्राम, फ्लो चार्ट एंड प्रेजेंट योर आंसर। जब भी आप अपने लॉन्ग आंसर है किसी शॉर्ट आंसर को रिप्रेजेंट करो ना, अगर उससे रिलेटेड कोई डायग्राम है, क्या है? अगर उससे रिलेटेड कोई डायग्राम है या फिर उससे रिलेटेड कोई फ्लो चार्ट है तो आप उसको जरूर मेंशन कर दो। उसको क्या करो? जरूर मेंशन कर दो। फॉर एग्जांपल आपसे साइंस में क्वेश्चन पूछा गया, आपसे साइंस में क्या पूछा गया? मान लो आपसे साइंस में एक्सक्रीटरी सिस्टम का क्वेश्चन पूछा गया, तो आप सबसे पहले एक फ्लो चार्ट बना दोगे किडनी का, किडनी के बाद फिर यूरेटर का, यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लैडर, है ना, उसके बाद यूरिथेरा। तो आप जब डायग्राम, मान लो आप अपना कंटेंट तो लिखोगे,
कंटेंट के साथ जब आप डायग्राम बना दोगे, फ्लो चार्ट बना दोगे, तो देखने पे थोड़ा सा अच्छा लगेगा, देखने पे बेटर लगेगा। और एग्जामिनर जब, क्योंकि एग्जामिनर इतनी कहानी तुम्हारी नहीं पढ़ेगा, जब वो तुम्हारी कॉपी चेक करेगा उसके बाद बहुत सारी कॉपी चेक करने को, वो तुम्हारी इतनी कहानी नहीं पढ़ेगा। मींस वो तुम्हारा देखेगा, अगर उसे अच्छा लगा देखने पे, अगर तुमने फ्लो चार्ट बनाया तो उसे अट्रैक्टिव लगा, तो वो तुमको सीधे सीधे नंबर दे देगा। समझ रहे हो मेरी बात को? ओके। क्योंकि कंटेंट लिखने वाली चीज से ज्यादा नंबर फिगर्स के, फ्लो चार्ट्स के, डायग्राम्स के, मैप्स वगैरह इन सारी चीजों के मिलते हैं, ध्यान रखना। वही चीज लिखा हुआ है डायग्राम और फ्लो चार्ट से रिलेटेड, यूज फिगर टू शो योर कॉन्सेप्ट। जैसे आप ज्यादातर साइंस और एसएसटी के जो आपके क्वेश्चंस होते हैं ना, कई सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें डायग्राम बनाया जा सकता है, फ्लो चार्ट बन सकता है, रिलेटेड फिगर, जैसे एक्सक्रीशन का एग्जांपल दिया, डायलिसिस हो गया तुम्हारा, तो इन सब चीजों में अगर तुम फिगर बना दोगे ना, तो देखने पे थोड़ा सा तुम्हारा आंसर अट्रैक्टिव लगेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? अट्रैक्टिव लगेगा, बेटर आंसर लगेगा, और एग्जामिनर सोचेगा तुम्हें पूरा कंटेंट रेडी। वैसे भी तुम्हें कंटेंट रेडी है और आपको मार्क्स मिलने के चांस बढ़ जाएंगे। ओके ओके सर, आगे देख लेते हैं। आगे अगली ट्रिक लिख रखी है, डोंट स्किप एनी क्वेश्चन एंड राइट समथिंग रिलेटेड अबाउट इट। मींस कि आपको अपने एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना, कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। समझ रहे हो मेरी बात को? कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। इवन कोई भी क्वेश्चन है, अब बात आती सर जैसे नहीं आ रहा क्वेश्चन तो क्या करेंगे? अरे नहीं आ रहा तो उससे रिलेटेड कुछ तो लिखोगे, उससे रिलेटेड कुछ तो लिखोगे। अब मान लो फॉर एग्जांपल के लिए तुमसे एसएसटी में फ्रेंच रिवॉल्यूशन पूछा गया, व्हाट इज द रिजल्ट्स ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन या आउटकम्स ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तुम्हें नहीं पता फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आउटकम्स क्या हैं, बट तुम्हें फ्रेंच रिवॉल्यूशन में थोड़ा सा भी पता है ना, तो जब उससे रिलेटेड लिखोगे और तुम्हारी बाकी की कॉपी ठीक ठाक लिखी हुई मिलेगी, राइटिंग अच्छी रहेगी, तुमने फिगर डायग्राम अदर क्वेश्चन में बनाए होंगे, तो एग्जामिनर सोचेगा बच्चा पढ़ने में तो अच्छा है, एक क्वेश्चन नहीं आया तो चलो कोई बात नहीं, अगर एक क्वेश्चन नहीं आया तो कोई बात नहीं, और वो तुमको मार्क्स देने का पूरा ट्राई करेगा। नहीं आ रहा क्वेश्चन मत छोड़ना, कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड जरूर लिख देना, कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड जरूर लिख दोगे, ठीक है? कुछ ना कुछ तुम्हें लिखना है। ओके, आगे देख लेते हैं। छोड़ना नहीं बट कोई क्वेश्चन, है ना, ध्यान देना इस बात को, क्योंकि आपको पूरे मार्क्स स्कोर करने। ओके, मेंटेन योर राइटिंग स्पीड विद बेटर राइटिंग। अच्छा, ये सारी चीजें तो करोगे, लेकिन पेपर भी ध्यान देना कि पेपर आपका 3 घंटे 15 मिनट में आपको खत्म करना। टारगेट यही करना कि आपका पेपर 2 घंटे 50 मिनट में खत्म हो जाए। समझ रहे हो मेरी बात को? 2 घंटा, भले ही आपका पेपर 3 घंटे 15 मिनट का है, बट कोशिश ये करना कि 2 घंटे 50 मिनट में आपका पेपर खत्म हो जाए। लास्ट जो 10-15 मिनट तुम्हारे पास बच जाएंगे, उसमें आप पेपर को मैच कर सकते हो, लाइनिंग वगैरह कर सकते हो, बॉक्स वगैरह बना सकते हो, हाइलाइटर के यूज कर सकते हो, ये सारी चीजें। समझ रहे हो मेरी बात? सॉरी, हाइलाइटर का यूज मत करना, लाइनिंग कर सकते हो और बॉक्स वगैरह बना सकते हो। ओके, ठीक है, ये चीजें ध्यान देना, है ना। कहने का मतलब ये है कि आपको राइटिंग तो अच्छी मेंटेन रखनी है, राइटिंग तो ऐसा नहीं गंदा लिख दोगे, राइटिंग तो मेंटेन रखनी, लेकिन उसके साथ टाइम का भी ध्यान देना है, टाइम का भी ध्यान देना कि आपको टाइम से पेपर आपका खत्म हो जाए। क्योंकि बुरा तब लगता है जब सब चीज आते हुए भी आपका पेपर अगर छूटा ना, तो वो सबसे गंदा वाला बुरा लगेगा कि मतलब हमें आता था, फिर आप एक्सक्यूज नहीं दे पाओगे, क्योंकि दुनिया सिर्फ रिजल्ट देखती है, लोग सिर्फ आपका रिजल्ट देखेंगे कितना रिजल्ट आया है, ये नहीं कोई आपसे पूछेगा कि हाँ आपका पेपर छूट गया था कि नहीं छूट गया था। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं, है ना। क्योंकि मैंने अपने 12th के टाइम पे जो गलतियां करी थी, है ना, मैंने जैसे मेरा पेपर टाइम पे नहीं खत्म हो पाया, जिसके बेसिस पे मेरा रिजल्ट उतना बेटर नहीं आ पाया। सारी चीजें प्रिपेयर थी, कंटेंट अच्छा था, लिखने का तरीका अच्छा था, बट पेपर ही जब टाइम पे नहीं खत्म हो पाया, पेपर ही छूट गए 2 4 5 क्वेश्चन, तो क्या फायदा मार्क्स। समझ रहे हो मेरी बात को? तो आप टाइम का भी मैनेज रखोगे सही से राइटिंग के साथ साथ। ओके, आगे ध्यान देते हैं। 1 मिनट, अगले 1 मिनट कहां चला गया? हाँ, आगे लिख रखा, आगे क्या लिखा हुआ है? वही चीज जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें बताई, यूज आउटलाइन। 1 मिनट, ये हटा दो, यहां पे मेक कर लो, मेक आउटलाइंस या फिर आउटलाइन एंड मेक बॉक्सेस फॉर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। यानी कि ये थोड़ा सेंटेंस गलत लिखा हुआ है, ठीक है। मींस कि आपको आपके आंसर में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो टाइटल्स हैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, या कोई कीवर्ड टाइप में है, उसे प्रॉपर आउटलाइन करना है। क्या करना है? आउटलाइन करना है। और जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनके लिए उन्हें बॉक्स में बंद कर देना। किस में बंद कर देना? बॉक्स में। यानी कि आपने जैसे कोई कीवर्ड लिखा, जैसे आप फॉर एग्जांपल के लिए एक एग्जांपल ले लो, जैसे आप लिख रहे हो एक एग्जांपल, हाँ, जैसे आपने लिखा फूड पाइप,
फूड पाइप, एसोफेगस जिसे बोलते हैं, फूड पाइप। तो ये वर्ड आ गया मान लो, तो इसे आप प्रॉपरली बॉक्स में बंद कर दो। आप लिख रहे हो तो आप मान लो यूरेटर आ गया, ठीक, तो यूरेटर बॉक्स में बंद कर दे। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, है ना, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन की डेट आ गई, है ना, तो डेट को आप बॉक्स में क्या कर सकते हो, बंद कर सकते हो। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात को, है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं उन्हें बॉक्स में बंद कर सकते हो। तो ये कुछ तरीके मैंने बताए जिनके बेसिस पे आप अपनी कॉपी को आप बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। ये प्रेजेंटेशन का एक मेथड है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, और आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। लेकिन मेरी एक बात ध्यान रखना कि जब तुम उस, समझ रहे हो नहीं मेरी बात को, जब आप उस क्लासरूम के बाहर निकल रहे होगे, ठीक है, 3 घंटे 15 मिनट के बाद, तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन, किसी भी तरह का एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि ये कर लेता तो ये हो जाता, वो कर लेता तो वो हो जाता। आप जब 3 घंटे 15 मिनट के बाद एग्जाम हॉल से बाहर निकलो तो सेटिस्फाई होके निकलो, इस लेवल की प्रिपरेशन करके जाना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।